डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक शख्स के मुंह से आपने अक्सर सुना ही होगा कि वो अपनी जिंदगी डर के साए में गुजार रहा है। वो नहीं जानता किस दिन किस पल उसके साथ क्या हो जाए। हमेशा वो एक अनजान खतरे से डरता रहता है। उसको हमेशा यही डर लगा रहता है कहीं कोई उसे पहचान न ले, कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसके साथ कुछ न कुछ होना तो तय है। सचवाला जी की आईडी रिवील हुई, बेचारे मरते मरते बचे। साहिल भाई की आईडी रिवील हुई, उन्हें भी घर छोड़कर भागना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले समीर भाई को भी इसी डर के चलते विदेश में जाकर शरण लेनी पड़ी। अब एक और नया मामला एक्स मुस्लिम समीम का सामने आया है। बहुत से लोगों को अपने एक्स मुस्लिम समीम भाई के साथ जो जानलेवा हमला हुआ है उसकी जानकारी हो चुकी है, पर अभी भी बहुत से लोग इस घटना से अनजान हैं। इसी जानकारी को देने के मकसद से आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हम आप सबको बताना चाहते हैं, जिस कल्ट को हम खत्म करने के लिए इस मुहिम को चला रहे हैं, जिस मानसिक गुलामी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक शख्स को सहारे की कदम कदम पर जरूरत है। इसी मंडे को जब समीम भाई अपने फैजू की लाइव स्ट्रीम में जुड़े थे, उसी समय समीम भाई पर कुछ लोगों ने उनकी दुकान में घुसकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। क्योंकि फैजू और दीनी उस वक्त समीम भाई से जुड़े थे, तो इसलिए खास जानकारी इन्हीं लोगों से मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस समय करंट सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर थोड़ा सा अगर समीम भाई थोड़ी हालत में अगर अच्छे ना होते तो बहुत बुरी नौबत आ सकती थी। क्योंकि अटैक ऐसा हुआ है कि ना हाथ पैरों पे मारा गया, ना बॉडी के किसी और पार्ट पे, सीधा सिर में मारा है। यानी इज दैट मीन कि भाई ये कोई सबक सिखाने वाला काम नहीं था, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। वो एक्चुअली मारने ही आए थे। अगर कोई डराने आता, धमकाने आता तो सीधी सी बात है वो अटैक करता, भाई हाथ पैर तोड़ देता, ठीक है, थप्पड़ मार लेता। अगर कोई डंडा लेके आपका सिर फाड़ रहा है तो इसका क्या मतलब है। अब आप सोचें कि अच्छी खासी मंडे को स्ट्रीम चल रही थी और ये काफ़ी टाइम से समीम भाई स्ट्रीम में बने हुए थे। सिचुएशन ये हुई है कि अपनी दुकान का शटर डाउन करके ये स्ट्रीम में जुड़े हुए थे और लाउडली बातें कर रहे थे। हालांकि वो हमेशा इसी तरीके से बात करते हैं। एक बंदा आया और पहले तो शटर उठा के बोला क्या दुकान चालू है, क्योंकि नाइट में भी बहुत सारी दुकानें चालू रहती हैं। तो समीम भाई ने बोला जी नहीं, दुकान ऑफ हो चुकी है। अब वो बंदा जाता है और 3-4 मिनट के बाद 7-8 लोगों को लाता है और फिर अटैक कर देता है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर वो चेक करने आया था कि यार ये बंदा अकेला है, कोई और इसके साथ नहीं है, और अगर उसका इरादा था लूट मार करने का कि चलो दुकान पर अकेला बंदा है तो लूट लेते हैं, तो वो सिर्फ लैपटॉप क्यों ले जाएगा। आज की सिचुएशन ऐसी है कि गरीब से गरीब बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो भाई जो डकैती डालेगा, चोरी करेगा, वो तो सबसे पहले मोबाइल निकलवाएगा। उसके बाद दुकान पर गया है भाई किसी की, तो गल्ला चेक करेगा, गल्ले में कितने पैसे हैं। आते हैं, सीधा मारना शुरू करते हैं। लैपटॉप जो स्ट्रीम चल रही थी वो लैपटॉप उठा के सीधा ले जाते हैं। ना उन्होंने मोबाइल छीना, ना पैसे मांगे। इज दैट मीन कि भाई ये कोई यहाँ तक रॉबरी वाला कि केस है ही नहीं। लैपटॉप को बंद भी नहीं किया, यानी जिस हालत में हम लोग खोल के स्ट्रीम करते हैं सेम उसी हालत में ही लेके गए हैं। हाँ, उनको देखिए, अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो उसे लैपटॉप के अंदर कौन सा डेटा है उससे मतलब नहीं है, वो तो कबाड़ी में बेचेगा। लेकिन वो देख रहे थे कि भाई इसके लैपटॉप में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस किस से इसका कांटेक्ट है। अब ये देखिए, कुछ वक्त पहले ही, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं पुलिस केस हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, पुलिस केस भी हो गया है और बाकायदा कुछ लोग अपने गए भी थे उधर, तो पुलिस केस भी हुआ है और इनको हॉस्पिटल में, चलो उस वक्त तो रात में वो आ गए,
क्या नाम, क्योंकि गर्मा गर्मी में बंदे को उतना पता नहीं चलता है कि कितनी चोट लगी है या नहीं लगी है। वो तो उस वक्त जिस जिस जख्म पे, जिस जगह पे पहली निगाह चली जाती है, लगता है बस यही चोट है। अगले दिन जब वो गए, अच्छा पुलिस वालों ने कोई एमएलसी भी नहीं कराई भाई, बड़े अच्छे थे पुलिस वाले अच्छे। क्या है एक्चुअली, वो जो आईयू है इंचार्ज ऑफिसर, वो भी हम्म एक मोमिन है, और ये चीज कन्फर्म किया है एक हमारे ही वीवर हैं, जो कि मतलब सपोर्टर भी हैं। उन्होंने कंफर्म किया क्योंकि उन्होंने बात भी की डायरेक्ट घर। तो हम्म कोई एमएलसी वगैरह भी नहीं हुई। फिर अगले दिन भेजा गया कि चलो भाई जाके आप दोबारा से सरकारी हॉस्पिटल में इसकी जो कुछ भी बन रही है रिपोर्ट वो बनवा दो। तो वहां पता चलता है भाई कि आपको सीरियस चोटें आई हैं और आपको एडमिट होना पड़ेगा। चलो भाई, सुबह मेरे ख्याल से पता नहीं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे से लेके जो भी हो शाम के 7-8 बजे तो थे उधर। लेकिन ये हुआ कि भाई अब बीवी बच्चों की टेंशन खाई जा रही है मुझे। वो तो दोपहर को ही घर भागने वाले थे, लेकिन घर की क्या नाम है, डॉक्टर्स ने बोल दिया भाई जा रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे जाओ, लिख के जाओ इधर से कि हाँ जी हम अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। तो उस वक्त तो हम लोगों ने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं यार रुक जाओ, कोई ना मसला नहीं है। लेकिन शाम होते होते वो बीवी बच्चों की टेंशन खाई जा रही थी। वो लिख के पर्चे पे चले गए कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, अपनी गारंटी पे ही जा रहा हूँ। तो ये चीज तो हुई है कि समीम भाई ने जब से चैनल खोला है तब से मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, ये बात उनके सारे नातेदार रिश्तेदारों को मालूम है। उनके कुछ जानने वाले ऐसे भी थे जिन्होंने एक दो बार उनकी लाइव स्ट्रीम में आकर उनकी आईडी रिवील करने की कोशिश भी की थी। इसीलिए समीम भाई को कई बार अपना ठिकाना भी बदलना पड़ा था। ये समझ लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इधर कुछ समय से थोड़ा सुकून मिला था, फिर यह घटना घट गई। इस समय समीम भाई को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अब मसला क्या है कि अब उनको, अभी तो देखो अभी वो हाइड होके चल रहे हैं, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है, अभी वो हाइड होके चले, अब उनको कहीं और करना है शिफ्ट। अब इसीलिए भाई हमने भी कम्युनिटी पोस्ट डाली है और बानी जी ने भी डाली है। अब जिसको समझ में आ रहा है भाई, बातें समझ में आ रही हैं, अगर लगता है कि हाँ उस बंदे का सपोर्ट किया जाना चाहिए तो आप करें, और नहीं करना हो भाई तो कौन क्या कर सकता है। इस घटना के बाद अपने यूनिक भाई ने समीम भाई से मुलाकात की थी, तो आइए देखते हैं यूनिक भाई क्या जानकारी दे रहे हैं। शमीम भाई वैसे तो उनको जब मिला तो उनके सर पे तो बहुत ज्यादा गहरी चोट है, मतलब चोट के निशान तो दिख रहे हैं। बेसिकली ये उनका कह लें, एक तरीके से ये कहना सही रहेगा कि वो फिजिकली बहुत अच्छे फिट है, इसलिए वो सिर्फ चोट आई, गहरी चोट है, नुकसान बहुत हुआ है, एग्री करता हूँ। लेकिन अगर उनकी जगह पे अगर कोई छोटा होता, अगर कोई वीक इंसान होता जो हट्टा कट्टा नहीं है ऐसा अगर होता, तो उसका बचना भी मुश्किल था। इतनी गहरी चोट है, वो तो समझ में आता है। जब मैं उनसे मिला था तो उनके साथ में उनके एक रिश्तेदार भी थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब जानबूझ के, मतलब कोई एक प्लान करके ये एक्ट हुआ है ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ पे एक तो जहाँ पे ये काम चल रहा था, जहाँ पे शमीम भाई काम कर रहे थे, वहाँ के शटर को भी डाउन किया गया था, जो उनका जो बेसिकली जो लोकेशन पे ये स्ट्रीमिंग का वगैरह काम करते थे। तो ये जो 8-10 लोग, जो भी जितने भी लोग आए थे, वो सारे एक साथ मिल के टारगेट, मतलब पूरा प्रॉपर प्लान करके सही तरीके से ये सब चीज़ एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये कोई हवा-हवाई बात तो है नहीं, पक्का। तो बिल्कुल सही बात है, एक तरीके से ये इनके साथ में जो हुआ वो गलत तो है ही, लेकिन ये कोई ऐसा एक्सीडेंटल या कोई ऐसे ही, मतलब क्या बोलते हैं, एक कोई ऐसे रात में दबंगई या गुंडे जो करते हैं वैसा एक्ट नहीं है। ये सोची समझी प्रॉपर एक तरीके से प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया हुआ चीज़ है। वहाँ पे उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे आके तोड़-फोड़ की गई, उनके हाथ में डंडे थे, लाठियाँ थी, और शमीम भाई हट्टे-कट्टे हैं, वो जितना अपोज़ कर सकते थे उन्होंने किया। फैमिली में किसी को भी चोट लगने से बचा लिया, फैमिली को बहुत अच्छे से, बच्चों को, उनकी वाइफ़ जो थी वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया। 2-4 डंडे उनको खाने पड़े, थोड़ा-सा उनके साथ में बहुत ज़्यादा चोट आई है, ये मैं कह सकता हूँ, मतलब मारपीट हुई है। जो पुलिस आया था वहाँ पे एफआईआर लिखने के बाद में, उनका मेडिकल जब हो गया था, उसमें भी मैं उनके साथ में ही था। और मेरा नसीब उनका अच्छा था ऐसे समझ लो। मेरा वहाँ पे थोड़ा बहुत जान-पहचान के कुछ लोग थे जिनका सपोर्ट उनको मतलब मैं पहुँचा सका टाइम पे। वरना तो अभी तो फिलहाल उनकी तो जो हालत खराब थी, बाद में वो एडमिट भी हो गए थे हॉस्पिटल में वगैरह। तो प्रोसेस में ये सब होने के बाद में पुलिस को भी वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके उनका सारा चेकअप वगैरह करके, उनका मेडिकल वगैरह सब करने के बाद में ये सब चीज़ें हुई है। तो 2 दिन बहुत सारी चीज़ें हुई है, एक्टिविटीज़ हो गई है।
हाँ, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा-सा एवरेज से भी बिलो है, ये मैं कहूँगा। तो जितने लोग सपोर्ट कर सकते हो बिल्कुल सपोर्ट कर लो, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे अगर हम इन इन लोग भाइयों के साथ में अगर नहीं खड़े रहे, तो फिर ये जो आज इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है इनकी तरफ से, या जो अंदर की बातें जो हिडन थी, आप अगर 5 साल 6 साल पहले कोविड के टाइम से जस्ट पहले के टाइम पे भी अगर सोचोगे, तो इस्लाम के बारे में उतना जानकारी हमको नहीं था, जितना इन लोगों की स्ट्रीम स्टार्ट होने के बाद में अब लोगों तक वो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुँचा है। तो इसके पीछे जो इन लोगों की मेहनत है, उसको कंसिडर करके ही सही। आज उनको ज़रूरत है, तो उनको ये सब चीज़ें, मुझे लगता है कि उनको खुलकर सपोर्ट कर लेना चाहिए। तो जितने भी भाई-बहन हमारे जितने भी सपोर्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली दिस, कंसिडरिंग सिक्योरिटी ऑल्सो, कि अगर जो उनको कोई अगर ऐसा कहीं अपने आस-पास में कोई ऐसे है जो इस्लाम छोड़ चुके हैं और उनको भी ऐसा कोई थ्रेटन कर रहा है, तो उनको ही प्रोटेक्ट कर लो। हो सकता है शमीम भाई को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली, क्योंकि उनका रियल आइडेंटिटी तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इनके साथ में खड़े होने की आज भी और हमेशा ही जो लोग सच्चाई के साइड में है, उनके साथ में ज़रूर खड़े होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यूनिक भाई की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर आप ऐसे वक्त में समीम भाई की हेल्प नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं, 6-7 चैनल मेरी नज़र में ऐसे हैं जिन्होंने इस मुहिम से जुड़कर काम करने की कोशिश की। शुरुआत भी अच्छी हुई, पर आप लोगों का सही से सपोर्ट उन लोगों को नहीं मिल पाया। इसी कारण या तो वो चैनल बंद हो गए या फिर बंद होने की कगार पर खड़े हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे अपील करता हूं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक चैनल का सपोर्ट करें। भाई जिसको भी सपोर्ट करना है वो कर दो, नहीं करना हो कोई बात नहीं। ये है कि उनको हमें किसी और एरिया में शिफ्ट करना है। बंदा लगभग 2.5 साल से 3 महीने इस शहर, 4 महीने उस शहर, 5 महीने उस शहर, इस तरह से चल रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ अगर मजबूत सपोर्ट हो जाए तो कहीं भी जाके सेटल हो। साल भर भी अगर उनका काम ना चले तो ये ना हो कि उन्हें किसी की तरफ दिखना पड़े कि यार आज पैसा नहीं है, बीवी बच्चों को क्या खिलाऊं मैं। तो अगर भाई लोग अगर आपसे हो बिल्कुल। पा रहा है तो कर देंगे तो बेहतर रहेगा। भाई इससे ज्यादा तो और कुछ कह भी नहीं सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिनी भैया देखिए, मैं ऑडियंस को कुछ एक बातें बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आज तक किसी भी एक मुस्लिम का मैं प्रशंसक रहा हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ जुड़ा नहीं हूँ आज तक जीवन में। मैं जुड़ा सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हूँ, वो दिनी भाई हैं। ठीक है, मैं क्लियरली आप लोगों को मतलब सारी चीजें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि काफी बातें क्लियर हो रही हैं। और अगर ये व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हिंदू आप जो है मेरी बात को अथॉरिटी लेते हैं तो ये सही बता रहे हैं। उन्होंने जिन दोनों के बारे में दीनी भैया ने बताया है कि उनके ऊपर इतना संकट आया है कि अगर उनकी जगह कोई और होता तो इस्लाम कबूल कर चुका होता अब तक, देसी भाई और शमीम भाई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या उन लोगों ने कभी आपसे मतलब कोई सपोर्ट मांगा है, कोई एडिशनल सपोर्ट मांगा है? ना, हाँ दोनों ठीक है, नहीं मांगा। कभी नहीं मांगा है उन लोगों ने। उन लोगों ने मतलब मैं बाकी एक्स मुस्लिम्स को हम लोग उतना अच्छे से नहीं जानते हैं, हो सकता है उनके ऊपर आपत्ति आदि आई हो, मैं एग्री करता हूँ। साहिल भाई के ऊपर बड़ी आपत्ति आई थी, लेकिन ये है कि इन लोगों ने कभी मांगा नहीं। इन लोगों ने अभी तक जो काम किया है वो इनका खुद का मोटिवेशन था कि सच आना चाहिए बाहर। उनके दिल से जो आवाज निकली थी उसकी मोटिवेशन पे ये अभी तक काम कर रहे थे। आप शमीम भाई का चैनल जाके देख लीजिए, उनको 1 रुपए की कमाई नहीं होती है सही से, लेकिन फिर भी वो अपना जिस समय पे अपना काम कर रहे हो सकते थे, जिस समय पे अपनी दुकान में बैठे रहे हो सकते थे, वो आदमी अपनी दुकान का हिस्सा जो है स्ट्रीम्स पे देता था। अगर वही समय वो अपनी दुकान पे देते तो यकीन मानिए मेरे भाइयों, हम सब मिलके भी अगर उनको सपोर्ट कर रहे होते तो उतना पैसा उनके लिए हम नहीं जुटा पाते जितना पैसा वो बनाते अगर वो वही समय जो है अपनी दुकान पे दे रहे होते। समझिए इस बात को। इसलिए तो वो आदमी खास है, तो उसने कभी सपोर्ट नहीं मांगा है, ना इस मुस्लिम देसी ने कभी सपोर्ट मांगा है, ना शमीम भाई ने मांगा है। और इन दोनों ने वाकई में जहन्नम देखी है, क्योंकि लोग बता देते हैं कि उनके साथ क्या बीती है, क्या हुआ है उनके साथ, अभी तो आपको आप पता ये चलता देखो बी है। आर भाई, अगर हमें अकेले इधर उधर भागना हो, मिसाल के तौर पे पुलिस हमारे पीछे पड़ी हो, ठीक है, हमें अकेले इधर उधर भागना हो, बड़ी मुश्किलें आती हैं। अब जिस बंदे के पीछे दीनी पुलिस लगी पड़ी हो, ठीक है, यानी जिसको, या वो देखो उसको अकेले भी नहीं भागना है, उसको खुद भी भागना है, बीवी को भी लेके भागना है, बच्चों को भी लेके भागना है, क्योंकि फैमिली रिश्तेदारों ने भी हटा दिया है, अपने से अलग कर दिया है कि हम नहीं जानते तुम कौन हो। बंदे को अपना बिजनेस बंद करके भागना पड़ा, अपना जो खुद खरीदा हुआ घर था वो भी छोड़ के भागना पड़ा। तो 2.5 साल से कभी इस शहर कभी उस शहर। अब जाके थोड़ा बहुत ये था कि चलो जिंदगी शायद पटरी पे आएगी, शायद वो उम्मीदों का जो उम्मीदों के जिस सूरज का इंतजार कर रहे थे वो दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात, ऐसे टाइम पे भी फिर ये वाकया हुआ। अभी ये लगा लीजिए यदि 5 ही महीनों में उनके साथ बहुत नीच ऊंच आ गई, क्योंकि मैं तो बराबर कॉन्टेक्ट में, मुझे पता है ना, बहुत उतार चढ़ाव आ गए सिर्फ इन्हीं 5 महीने के अंदर अंदर। उससे पहले वो कितना झेल रहे हैं
भाई कांट इमेजिन। अच्छा, एक बात सुनने में और आ रही थी कि हमला करने वाले लोगों में कुछ लोग नॉन मोमिन भी थे। ये बात कैसे निकल कर सामने आई, आइए जान लेते हैं। कि एक बात बोली कि यार मैं कंफ्यूज हूँ कि यार क्योंकि उसमें दो मतलब दो लोग मुझे नॉन मुस्लिम लग रहे थे। मैंने कहा आपको नॉन मुस्लिम क्यों लग रहे थे? बोला उनके कान में बालियां थी। मैंने कहा दिल्ली आ जाओ, उनको दिखा दूंगा जो मुस्लिम जेब कतरे हैं, जो मुस्लिम लपंडुगिरी करते हैं, उनकी कान में बालियां मिल जाएंगी आपको। बाकी के बोला बाकी तो सब दाढ़ी वाले थे। मैंने कहा बस फिर ठीक है ना भाई, नए नए बसे हो, कोई और वजह बची नहीं, कोई और वजह है ही नहीं, किसी से कोई ना ज्यादा दोस्ती नहीं ज्यादा दुश्मनी भी नहीं फिर तो। जी। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि कान में बाली थी तो इससे ये नहीं साबित हो जाता कि वो लोग हिंदू थे और वो रॉबरी के लिए कुछ आए थे कि लूट मार करेंगे, कुछ चीज़ें छीन लेंगे। तो अगर वो इस नीयत से आते ना तो वो पूरे काम को अंजाम देते, क्योंकि समीम भाई तो अकेले थे। तो कान में बाली अगर पहनी हुई थी तो वो गैर मुस्लिम हो जाता है, ये कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि कई सारे मुसलमान हैं जो कान में बाली पहनते हैं, जो छिछोरे टाइप के लड़के होते हैं, इसमें किए होते हैं, ठीक है, वो ये पहनते हैं। और बाकी जो दाढ़ी वाले हैं भाई वो तो क्लियर है, क्योंकि अगर सामने वाला अगर चोरी के इरादे से आएगा तो वो बोलेगा कि जो कुछ है तेरे पास निकाल। अगर कोई आपसी रंजिश है तो वो धमकी देगा कि बेटा तूने ये किया था, ये वो, या पहले कभी धमकी देके जाएगा। लेकिन आकर सीधा अटैक करना, और ऐसा अटैक कि यार वो अटेम्प्ट टू मर्डर है, सिर पे अटैक करना, डराने धमकाने के लिए बंदा हाथ पैर तोड़ के चला जाए तो बात समझ आए। ये सर पे मारना, ये कौन सा लॉजिक है भाई? फैज, मुझे तुम्हें एक बात हम्म? बताना जरा कि क्योंकि हाँ ठीक है, हम लोग बताते हैं कि हाँ मोहम्मद भाई साहब जो है उनका लुटेरे करने का एक करियर था बड़ा बढ़िया सा, ठीक है, लेकिन क्या जो नमाजी मुसलमान होते हैं वो इस तरीके से लूटमार का काम करते हैं? जो लंबी लंबी दाढ़ी अरे रखते हैं और टोपियां पहनते हैं वो इस तरीके से मतलब ये वाले काम जो है करते हैं कि वो जनरली मदरसों और मस्जिदों से जुड़े होते हैं? आप नमाजी छोड़ दो, ठीक है, अगर आपने कहीं ये बोल दिया कि 7 8 10 लोग मिल के एक लैपटॉप लूटने आए थे तो पहले सुनने वाला आपको 4 झापड़ मारेगा। जो लूटने निकलते हैं वो पहले सोचते हैं कि हर हर बंदे के खाते हिस्से में कितना बैठेगा, ठीक है, जजमेंट हम्म। लगा के लूटने निकला जाता है। और 4 लोग मतलब मेरे हिसाब से 8 9 लोग थे, आप लोगों ने तो देखा है। हाँ, 8 9 लोग एक लैपटॉप लूटने आएंगे भाइयों? और लैपटॉप बंद भी नहीं किए। लैपटॉप जिस जिस हालत में वो स्ट्रीम कर रहे थे खुली हालत में, उसको उसी हालत में ही ले गए हैं वो। अच्छा मैं एग्जैक्टली। अच्छा अब मुझे याद है मैं क्या बोल रहा था। अच्छा याद आ गया इसी बहाने। ठीक है, तो हम लोग बैक स्टेज में बात कर रहे थे तो लेट नाइट, फिर उसके बाद शायद थोड़ा ये फैजू मियां हट गए थे और अमित भाई पता नहीं थोड़ा चुप्पी आ गई होगी, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि ये थोड़ा सुस्त पड़ गए दोनों। तो मैं तो अपना थोड़ा गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था मैं। तो किसी अब्दुल मियां नाम के बंदे ने कमेंट किया प्राइवेट चैट में, मुझे ऊपर लो, ठीक है। तो अपने सत्या भाई थे, बोले कि वो देखो यार वो एक और हमको ले लो अब्दुल मियां नाम से। अब मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सिर्फ वही हैं जिनको लिंक भेजा गया, ठीक है, और कोई तो है नहीं। एक चीज, दूसरा क्या है, आज तक जितने वक्त से मैं किसी भी चैनल पे जुड़ रहा हूँ जा रहा हूँ, चाहे प्राइवेट चैट हो, लाइव चैट हो, कमेंट सेक्शन हो, अब्दुल मियां नाम के बंदे का कमेंट मैंने देखा ही नहीं। और वो बंदा अच्छा, जब उन्होंने कहा कि उसको जोड़ लो उसके बाद वो बंदा तुरंत चला भी गया। अच्छा, सुनने आया था। हाँ जैसे मोबाइल निकाल लिया हाथ में, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रीम यार्ड मोबाइल में भी लॉगिन कर रखा है कि लाल साहब जोड़ लेता हूँ मैं, बंदा चला भी गया। हम्म। 8 लोग मिलके एक लैपटॉप लूटने आ रहे हैं, एक दुकान का शटर तोड़ के भाई 4 लोग पूरी ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं जो लूटने वाले होते हैं। किसको और लग रहा है दुनिया, मुझे ये, हाँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा किसको लग रहा है कि ये रॉबरी है। हाँ, हम्म। और आज की डेट में देखो वो वक्त था, पहले था कि लाठी लेके, लाठी का तो जमाना मेरे ख्याल से तो शायद अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं रहा होगा, उस टाइम बंदूक ही रही होगी लूटने के लिए। क्योंकि हम जितने भी अपने बाप दादाओं से पुराने डाकुओं को सुन ले तो सब के सब वो कमर में गोली बांधने वाले थे, ठीक है। और वो तो छोड़ दो, लूटने का वाकया चाकू बंदूक से होता है, मोब लिंचिंग होती है पत्थरों से, लाठियों से। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने सुनने के बाद एक बात साफ हो जाती है, एक्स मुस्लिम समीम पर किया गया जानलेवा हमला एक सोची समझी लिंचिंग है। अरबों के ये जहनी गुलाम अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। मैं खुद ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। मुझे भी कई बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा है। एक बार हमला भी हुआ था, पर वो मामला थोड़ा अलग था। समीम भाई की इस वक्त मदद करने के लिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है आप लोग मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, जब मैं आप लोगों से एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े हर एक शख्स की मदद करने के लिए कहता हूं, तो इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियल मदद करने से बिल्कुल नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनकी वीडियो को प्रमोट करें, लाइक और कमेंट करना सबसे जरूरी काम समझ कर करें। हमारे चैनल ने आज तक कभी भी किसी से आर्थिक मदद की मांग नहीं की है।
इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, बस किसी तरह घर चला लेता हूँ और अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पूरा कर पाता हूँ। YouTube से मेरी कितनी आमदनी होती है आप ये खुद देख लीजिए। ये रही मेरे पिछले महीनों की कमाई। क्या इस कमाई से बिजली का बिल और नर्सरी क्लास के बच्चे की फीस भी जमा हो सकती है? पर मेरा मकसद है इस इस्लामिक कल्ट को अपने भारत से जल्द खत्म करना, और ये काम बिना आप सबके सपोर्ट से संभव ही नहीं है। इसीलिए सीनियर सिटीजन बन चुका ये शख्स आप सबके सामने बच्चों की तरह गिड़गिड़ा कर लाइक और कमेंट करने की भीख रोज मांगता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग लाइक करते हैं वो एक लाइन का कमेंट जरूर लिखें। कुछ ना समझ में आए तो सिर्फ आई सपोर्ट यू, जय हिंद, वंदे मातरम लिखकर छोड़ दें। उम्मीद है इस विषय पर आप सब ध्यान देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।